जय हिंद साथियों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस विजन IAS PT 365 की पर्यावरण की सीरीज़ में। तो यह इस सीरीज़ का हमारा 7वां वीडियो लेक्चर होगा। उम्मीद है आप लोगों ने पिछले 6 वीडियो लेक्चर देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो जाइए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। ऐसे देखने के बाद उसे जाकर ज़रूर देखिए। और यह बेसिकली उन बच्चों के लिए जो इस बार के UPSC एग्ज़ाम में या UPPCS, CIPF हो या इसे अन्य ऐसे कई एग्ज़ाम जिसमें इन्वायरमेंट के प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके लिए यह सीरीज़ बहुत महत्वपूर्ण होगा। इससे पहले हम लोगों ने पॉलिटी का सीरीज़ किया हुआ है, तो अगर वो भी आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग उसे भी जाकर देखिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा या आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपके लिए बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाए हुए हैं। तो पिछले 6 वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने काफ़ी कुछ किया है। तो आज हमारा शुरू होगा टॉपिक 8वां टॉपिक होगा जैव विविधता विरासत स्थल बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट से शुरू होगा। मगर शुरू करने से पहले आपसे मैं यही अनुरोध करूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमें मोटिवेशन देता है और इसीलिए हम इसी वजह से हम आपके लिए और अच्छे वीडियो बना सकते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन लोगों तक जो कि इस बार के एग्ज़ाम दे रहे हैं, और और वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट करें और हमारा मनोबल बढ़ाएं। तो आइए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो आज का हमारा वीडियो लेक्चर स्टार्ट होगा यहाँ से। यहाँ हमारा टॉपिक आ गया जैव विविधता विरासत स्थल बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट BHS। तो इसे शुरू करने से पहले मैं फिर से आपसे यही आग्रह करूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। आइए यह सुर्खियों में क्यों रहा यह न्यूज़ देखते हैं। तो हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने अधिसूचना जारी कर मदुरई जिले में अरितापट्टी और मीनाक्षीपुरम गांवों को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल BHS घोषित किया है। BHS के बारे में देख लेते हैं। तो यह अद्वितीय एवं सुभेद्य पारिस्थितिकी तंत्र वाले सुपरिभाषित क्षेत्र हैं। यह स्थलीय, तटीय, समृद्ध जैव विविधता वाले अंतःस्थलीय, इनलैंड तथा समुद्री जल में पाए जाते हैं। जैव विविधता अधिनियम की धारा 37 के प्रावधानों के अनुसार BHS की पहचान की जा सकती है और उन्हें अधिसूचित किया जा सकता है। धारा 37 के प्रावधान के अनुसार राज्य सरकार स्थानीय निकायों के परामर्श से समय समय पर इस अधिनियम के अंतर्गत जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों को सरकारी राजपत्र में अधिसूचित कर सकता है। राज्य सरकार केंद्र सरकार के परामर्श से सभी विरासत स्थलों के प्रबंधन और संरक्षण के लिए नियम बना सकती है। BHS का निर्माण स्थानीय समुदायों द्वारा स्वेच्छा से तय की गई प्रथाओं के अलावा उनके द्वारा प्रचलित प्रथाओं और उपयोग में लाई जाने वाली प्रथाओं पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता है। राज्य सरकारों को भी इस तरह की अधिसूचना से आर्थिक रूप से प्रभावित किसी व्यक्ति या लोगों के वर्ग को मुआवजा देने के लिए योजनाएं बनाने या उनका पुनर्वास करने का अधिकार है। राज्य जैव विविधता बोर्ड SBB प्रासंगिक सामुदायिक संस्थाओं के माध्यम से BHS की घोषणा के लिए सुझाव आमंत्रित कर सकते हैं। इसमें ग्राम सभा, पंचायत, शहरी वार्ड, वन सुरक्षा समिति, आदिवासी परिषद जैसे संस्था शामिल हैं। वर्तमान समय में भारत में 35 BHS है, जिसमें माजुली, उन्नाकोट्टी, सिलाचारी गुफाएं, अमरकंटक आदि शामिल हैं। 2007 में कर्नाटक के बेंगलुरु में नल्लूर के इमली के बगीचे नल्लूर टेमेरिंड ग्रोव को भारत का पहला BHS घोषित किया गया था। भारत में अन्य प्रकार के संरक्षित क्षेत्र अदर टाइप ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज इन इंडिया। उससे पहले ये देख लेते हैं अरिपट्टी BHS के बारे में आपको कुछ दिया हुआ है, उसे देख लेते हैं। इसमें 16वीं शताब्दी में पांड्य राजाओं के शासनकाल के दौरान निर्मित अनायकुंडम तालाब भी शामिल है। यह मदुरई महापाषाण संरचनाएं, शैलीकृत मंदिर, तमिल ब्राह्मी शिलालेख और जैन वेदिका या पाठिका आदि इस क्षेत्र के ऐतिहासिक महत्व को दर्शाते हैं। अरितापट्टी गांव में पक्षियों की कई प्रजाति पाई जाती है, जिसमें से निम्नलिखित 3 महत्वपूर्ण शिकारी पक्षी रैप्टर प्रजाति हैं। तो लैगर फाल्कन, शाहीन फाल्कन और बोनेली ईगल। यह भारतीय पेंगोलिन, स्लेंडर लेरिस और अजगर जैसे वन्यजीवों का भी प्रवास स्थल है। BHS में निम्नलिखित घटकों में से कोई एक या अधिक शामिल होता है। कौन था? वन और पालतू प्रजातियों का अंतर, विशिष्ट प्रजातियों का समृद्धता,
उच्च स्थानीयता, दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियों तथा कीस्टोन प्रजाति की उपस्थिति। विकासवादी महत्व की प्रजाति घरेलू संकर प्रजातियों के वन्य पूर्वज या उसकी किस्में। जीवाश्म संस्तरण और महत्वपूर्ण सांस्कृतिक, नैतिक या सौंदर्यवादी मूल्यों वाली जैव घटकों की पूर्व में उपस्थिति। उनके साथ मानव सहयोग के लंबे इतिहास सहित या उनके बिना सांस्कृतिक विविधता के रखरखाव के लिए महत्वपूर्ण है। अदर प्रोटेक्टेड क्षेत्र देखते हैं कौन कौन सा है। तो राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, किसके तहत अधिसूचित वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 किसके द्वारा अधिसूचित। तो केंद्र और राज्य सरकार दोनों। वन्यजीव अभयारण्यों में सुरक्षा की तुलना में अधिक संरक्षण। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में निर्दिष्ट की गई शर्तों के तहत राज्य के मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक द्वारा अनुमत लोगों को छोड़कर राष्ट्रीय उद्यान में किसी प्रकार के मानव गतिविधि प्रतिबंधित है। देश के भौगोलिक क्षेत्र का 1.23% कवर करने वाले 100 से अधिक राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा मध्य प्रदेश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है। अगला है वन्यजीव अभयारण्य मतलब वाइल्ड लाइफ सैनिटरी, किसके तहत अधिसूचित। तो 1972 के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत किसके द्वारा अधिसूचित किया गया। तो राज्य सरकार एक अभयारण्य के रूप में गठित करेगी। मानदंड क्या है। तो यदि कोई क्षेत्र किसी भी आरक्षित वन या प्रादेशिक जल में शामिल क्षेत्र के अलावा पर्याप्त पारिस्थितिकी, जीव, वनस्पति, भू आकृति, विज्ञान, प्रकृति या प्रणाली संबंधी महत्व का है। अभयारण्य क्षेत्र के भीतर कुछ प्रतिबंध के साथ मानव गतिविधियों की अनुमति प्रदान की गई है। भारत में 550 से अधिक वन्यजीव अभयारण्य भौगोलिक क्षेत्र के 3.64% को कवर करते हैं। फिर WS की सबसे अधिक संख्या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। सामुदायिक रिजर्व या संरक्षण रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व और कंजर्वेशन रिजर्व किसके तहत अधिसूचित। तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2002 में शामिल। किसके द्वारा अधिसूचित। तो केंद्र सरकार और स्थानीय समुदाय के साथ परामर्श करने के पश्चात राज्य सरकार द्वारा। मानदंड क्या है। तो यह एक अधिवासित क्षेत्र है जो सामान्यतः देश के स्थापित राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों और आरक्षित तथा संरक्षित वनों के मध्य बफर जोन या संयोजक, कनेक्टर एवं प्रवास गलियारे के रूप में कार्य करता है। इसके क्षेत्र में कुछ भूखंड निजी स्वामित्वाधीन होते हैं। ऐसे क्षेत्र को भी संरक्षण क्षेत्र के रूप में नामित किया जा सकता है जो निर्जन और पूर्णतः भारत सरकार के स्वामित्व में है, परंतु समुदायों द्वारा निर्वाह के लिए उपयोग किए जाते हैं। भारत में 200 से अधिक समुदाय रिजर्व और 97 संरक्षण रिजर्व है। अगला है टाइगर रिजर्व, किसके तहत अधिसूचित। तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 किसके द्वारा प्रशासित। तो यह प्रोजेक्ट टाइगर द्वारा नियंत्रित होता है, जिसके प्रावधान राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA द्वारा किया जाता है। मानदंड क्या है। तो बाघों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण माने जाने वाले राष्ट्रीय उद्यानों या वन्यजीव अभयारण्य टाइगर रिजर्व में एक कोर या क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट होता है, जिससे एक अनुलंघनीय क्षेत्र के रूप में प्रतिबंधित किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसका बफर या परिधीय क्षेत्र कोर एरिया से संलग्न होता है, जिसमें पर्यावरण संरक्षण पर कुछ कम ध्यान दिया जाता है। देश में फिलहाल 53 टाइगर रिजर्व हैं। अगला है क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट, किसके द्वारा अधिसूचित। तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 द्वारा। किसके द्वारा अधिसूचित। तो राज्य सरकार द्वारा। इसे टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। यह राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्यों के सीमांकित क्षेत्र होते हैं। इन्हें वनवासियों के अधिकारों को प्रभावित किए बिना बाघ संरक्षण के उद्देश्य से अनुलंघित रखा जाता है। भारत में CTH के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। अगला है समुद्री संरक्षण क्षेत्र, मेराइन प्रोटेक्टेड एरिया। एक समुद्री संरक्षित क्षेत्र MPA महत्वपूर्ण रूप से समुद्र में स्थित ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां मानव गतिविधियों को निकटवर्ती समुद्री क्षेत्रों की तुलना में अधिक सख्ती से विनियमित किया जाता है। भूमि पर स्थित उद्यानों के समान इन स्थानों या क्षेत्रों को स्थानीय, राज्य, प्रादेशिक, स्थानीय, क्षेत्रीय या राष्ट्रीय अधिकारियों द्वारा प्राकृतिक या ऐतिहासिक समुद्री संसाधनों हेतु विशेष संरक्षण प्रदान किया जाता है।
बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को द्वारा प्रदत्त एक अंतर्राष्ट्रीय पदनाम है। इसमें स्थलीय, समुद्री और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र शामिल होते हैं। एक बायोस्फीयर रिजर्व को संरक्षण के अनुसार कोर, बफर और संक्रमण ट्रांजिशन क्षेत्र में विकसित किया जाता है। वर्तमान समय में भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिसमें से 12 यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर (MAB) प्रोग्राम के तहत वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत शामिल है। अगला है पक्षी अभयारण्य, बर्ड सैंक्चुअरी। पक्षी अभयारण्य प्राकृतिक क्षेत्र होते हैं जो पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों और उनके प्राकृतिक पर्यावास को संरक्षण प्रदान करते हैं। भारत में 70 से अधिक पक्षी अभयारण्य हैं। अगला है महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र, इंपॉर्टेंट बर्ड एरियाज। घोषणा तो वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल के IBA कार्यक्रम के तहत उद्देश्य क्या है, तो संपूर्ण विश्व में पक्षियों और उनसे संबंधित जैव विविधता के संरक्षण हेतु महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र IBAs के वैश्विक नेटवर्क की पहचान करना, इनकी निगरानी करना और सुरक्षा करना। IBAs वैश्विक, क्षेत्रीय या उप क्षेत्रीय स्तर पर पक्षियों के संरक्षण के लिए संरक्षण क्षेत्र के रूप में कार्य करते हैं। वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल के अनुसार IBAs की पहचान मानकीकृत मानदंडों पर आधारित है, अर्थात विश्व स्तर पर संकटग्रस्त एक या एक से अधिक पक्षी प्रजातियों की महत्वपूर्ण संख्या उपस्थित हो, प्रतिबंधित श्रेणी की प्रजातियों या बायोम प्रतिबंधित प्रजातियों के निवास स्थान के समूह में से एक हो, असाधारण रूप से बड़ी संख्या में प्रवासी या सामूहिक पक्षी पाए जाते हों। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल ने भारत में 554 IBAs की पहचान की है। अगला है प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल, नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो वह स्थान जो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा विशेष सांस्कृतिक या भौतिक महत्व के रूप में सूचीबद्ध है। भारत में 7 प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल हैं। कौन कौन से, तो ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण क्षेत्र, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, मानस वन्यजीव अभयारण्य, नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान और पश्चिमी घाट। अगला टॉपिक है सुर्खियों में रहे संरक्षित क्षेत्र, प्रोटेक्टेड एरियाज इन न्यूज़। तो सुर्खियों में कौन कौन से संरक्षित क्षेत्र थे, आइए देख लेते हैं। तो नॉर्थ से शुरू करते हैं। तो काराकोरम, नुब्रा शोक, लद्दाख। फिर चांगथंग शीत मरुस्थल वन्यजीव अभयारण्य, लद्दाख। फिर उत्तराखंड में शिवालिक हाथी अभयारण्य, उत्तराखंड। फिर बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, VTR, बिहार। फिर त्रिपुरा में सिपाही जाला वन्यजीव अभयारण्य, त्रिपुरा। फिर उड़ीसा में देखते हैं भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, BNP, उड़ीसा। फिर यहाँ पे राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, NCR। फिर मध्य प्रदेश में दुर्गावती टाइगर रिजर्व। फिर तमिलनाडु में है कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभयारण्य। फिर तमिलनाडु में अगला है मदुरई टाइगर रिजर्व, MTR। केरल में है वायनाड वन्यजीव अभयारण्य, केरल। फिर महाराष्ट्र में है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश में माधव नेशनल पार्क, MNP, मध्य प्रदेश। राजस्थान में है मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान, DNP। फिर राजस्थान में एक और है रणथंभौर टाइगर रिजर्व, राजस्थान। अगला राजस्थान का सरिस्का टाइगर रिजर्व, राजस्थान। और फिर एक और राजस्थान में टोटल 4 हैं, ताल छापर काला हरण अभयारण्य, राजस्थान। तो ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा मैप है इंडिया का, जिसमें बताया गया है अलग अलग राष्ट्रीय उद्यान जो न्यूज़ में था। आइए अब एक एक करके देखते हैं। बिहार का वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। बिहार के वन विभाग ने VTR में हाथी बचाव केंद्र की स्थापना की है। भौगोलिक स्थिति और अन्य महत्वपूर्ण विशेषताओं। स्थान क्या है, तो यह पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। इसकी सीमा नेपाल से सटी हुई है। यह उत्तर में नेपाल के चितवन राष्ट्रीय उद्यान के साथ सटा हुआ है। चितवन उत्तर प्रदेश में सोहगीवराव वन्यजीव अभयारण्य के साथ एक वनाच्छादित सीमा साझा करता है। यह एकमात्र संरक्षित क्षेत्र है जहां शिवालिक और गंगा के मैदानी इलाकों में गौर पाए जाते हैं। यह भारत के उन 14 टाइगर रिजर्व में से एक है जिनमें ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर
स्टैंडर्ड CATS की मान्यता प्राप्त है। नदियाँ कौन कौन से, तो पश्चिमी सीमा पर गंडक नदी। वन के प्रकार क्या है, तो तराई भावर वनस्पतियों के अनूठे संयोजन वाले वन। वनस्पति जात और प्रजाति जात में कौन कौन सा है, तो चंपा के पेड़, बाघ, स्थल, रीढ़, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, जंगली गौर, बाइसन, जंगली सुअर, वर्किंग डियर, चित्तदार हिरन, हॉर्न डियर, सांबर और नीलगाय। तो CATS में देखते हैं कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड अप्रूव्ड है या रिजर्व। केरल का देखते हैं तो वायनाड वन्यजीव अभयारण्य WWS। वायनाड वन्यजीव अभयारण्य के मुतंगा रेंज में पहली बार मनी स्पाइडर व एंट मिमिकिंग स्पाइडर के पाए जाने की सूचना प्राप्त हुई है। भौगोलिक स्थिति और अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है, तो देखते हैं। तो स्थान कहाँ होगा, तो प्रसिद्ध पश्चिमी घाट के साउदर्न ट्रेंच में, या उत्तर पूर्व में कर्नाटक के नागरहोल और बांदीपुर में संरक्षित क्षेत्र तथा दक्षिण पूर्वी में तमिलनाडु के मदुरई से सटा हुआ है। यह जैविक रूप से विशिष्ट और विविध तीनों क्षेत्रों के संगम पर स्थित वायनाड पठार को कवर करता है। मुख्य पश्चिमी घाट पर्वत, नीलगिरी की पहाड़ी और दक्कन के पठार। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक घटक है। क्षेत्र में जनजातीय समुदाय कौन कौन सा है, तो कुरुमा, पनिया, कट्टू नाइका, उरली, कुरुचियार और अधियार। अभयारण्य को 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व की ओर मुंथगा और उत्तर की ओर थेलपट्टी। नदियाँ कौन कौन सी है, तो कावेरी नदी की सहायक नदी काबिनी इस अभयारण्य से होकर प्रवाहित होती है। वन के प्रकार क्या है, तो दक्षिणी भारत नम पर्णपाती वन, पश्चिमी तट अर्ध सदाबहार वन और सागौर, नीलगिरी और ग्रेवेली व वृक्षारोपण। जीव और वनस्पति क्या है, तो हाथी, गौर, बाघ, पैंथर, सांभर, रेड हेडेड वल्चर और वाइट सैम्प्ड वल्चर, स्पॉटेड डियर, फोर हॉर्न एंटीपोल, जंगली सुअर, स्थॉल बियर, नीलगिरी लंगूर आदि। लद्दाख में देखते हैं तो चांगथंग कोल्ड डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने लद्दाख के हानले में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की है। यह रिजर्व चांगथंग वन्यजीव अभयारण्य का हिस्सा होगा। भौगोलिक स्थिति और अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है, तो स्थल लेह जिले में लद्दाखी चांगथंग पठार पर स्थित है। यह लद्दाख और तिब्बत चीन सीमा के बीच स्थित है। यहाँ कोरजोन गांव स्थित है। इसे विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित गांव भी माना जाता है। झीलें कौन कौन सी है, तो यह बहुत अधिक ऊंचाई पर स्थित झीलें पाई जाती है। यह झीलें हैं सो मोरिरी, पैंगोंग त्सो और सो कर। नदी कौन सी है, तो सिंधु नदी है। जीव और वनस्पति तो हिम तेंदुआ, तिब्बती भेड़िया, जंगली याक, भरल भूरा भालू, कियांग या तिब्बती जंगली गधा, डार्क नेक्ड क्रेन। अगला लद्दाख में ही काराकोरम नुब्रा श्रोक वन्यजीव अभयारण्य। तो लद्दाख के चांगथंग और काराकोरम अभयारण्य भारत चीन सीमा पर स्थित है। लद्दाख ने इसके उचित मानचित्र व सीमा पहचान के मुद्दे को प्राथमिक चिंता का विषय माना है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण WWI के उच्च संरक्षण मूल्य वाले क्षेत्रों का मानचित्र तैयार करने और इनके पहचान करने के लिए कहा गया है। इससे आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त भूमि को जोड़ा या घटाकर सीमाओं को युक्ति संगत बनाने में मदद मिलेगी। भौगोलिक स्थिति और अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या क्या है, तो देखते हैं। स्थान, यह लेह जिले में काराकोरम रेंज के सबसे पूर्वी छोर में ऊंचाई पर स्थित है। यह उत्तर और दक्षिण में चीन एवं पाकिस्तान से घिरा हुआ है, जबकि काराकोरम रेंज इसके उत्तर की ओर स्थित है। यह हेमिस राष्ट्रीय उद्यान के उत्तर में, देवसाई राष्ट्रीय उद्यान के पूर्व में और चांगथंग WLS के उत्तर पश्चिम में स्थित है। डिजिक्ट समुदाय अभयारण्यों का केंद्र में स्थित है। कारगिल सूर नदी घाटी के भीतर काराकोरम वन्यजीव अभयारण्य के पश्चिम में स्थित है। नदी कौन सी है, तो श्लोक नदी सिंधु की सहायक नदी है। वनस्पति और जीव कौन कौन सा है, तो चीरू या तिब्बती मृग, तिब्बती गैजल, हिमालयी आइबेक्स, सापो, भड़ल, हिमालयी नीली भेड़, जंगली याक और हिम तेंदुए आदि। यहाँ पर देखते हैं काराकोरम अभयारण्य
बैक्ट्रियन ऊँट का प्रवास है। इसे मंगोलियाई ऊँट के रूप में भी जाना जाता है। यह प्रजाति के 2 कुबड़ होते हैं और इसे ठंड को सहन करने की बेहतरीन क्षमता के लिए जाना जाता है। अगला मध्य प्रदेश में देखते हैं तो राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य NCS। मध्य प्रदेश ने अवैध रेत खनन को समाप्त करने के लिए NCS के कुछ हिस्सों में इसे कानूनी बनाने की योजना बनाई है। NCS में 2006 के रेत खनन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। भौगोलिक स्थिति और अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन सी है? तो स्थान क्या होगा? NCS 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में फैले हुए हैं। यह एक नदी अभयारण्य है। NCS घड़ियाल, गंगा डॉल्फिन, मगरमच्छ और कछुए टर्टल के कुछ दुर्लभ प्रजातियों का अधिवास है। यह एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र IBA के रूप में सूचीबद्ध है। नदी कौन कौन सी? तो चंबल नदी, यमुना की एक सहायक नदी और उसकी सहायक नदी पार्वती। वन के प्रकार कौन है? तो खथियार शुष्क पर्णपाती वन क्षेत्र का एक भाग। वनस्पति और जीव क्या है? तो घड़ियाल, गैंगेटिक डॉल्फिन, मगरमच्छ और कछुओं की ये दुर्लभ प्रजातियां। फिर अगला है दुर्गावती टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश वन्यजीव बोर्ड ने पन्ना टाइगर रिजर्व PTR के बाघों के लिए एक नए रिजर्व को मंजूरी प्रदान की है। नए रिजर्व के पीछे मूल कारण यह है कि PTR का 1/4 हिस्सा केन बेतवा नदी को जोड़ने से जलमग्न हो जाएगा। नदी जोड़ो परियोजना को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारों से नए टाइगर रिजर्व को अधिसूचित करने के लिए कहा था। भौगोलिक स्थिति और अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या क्या है? तो स्थान, इसका विस्तार मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर, दमोह और सागर जिले में है। PTR के दुर्गावती रिजर्व से जोड़ने के लिए एक हरित गलियारा विकसित किया जाएगा ताकि नए रिजर्व में बाघों की प्राकृतिक आवाजाही हो सके। वन क्या होगा? तो उष्णकटिबंधीय मिश्रित शुष्क पर्णपाती वन और कुछ सगौन वन भी है। वनस्पति और जीव क्या होंगे? तो तेंदुआ, भेड़िया, सियार, स्लॉथ बियर, बर्किंग डियर, फोर हॉर्न एंटीलोप आदि। अगला मध्य प्रदेश में ही माधव राष्ट्रीय उद्यान MNP। 1960 के दशक में आखिरी बार यहाँ देखे जाने वाले 6 दशक से अधिक समय बाद बाघों को MNP में फिर से शामिल किया जा रहा है। पन्ना, बांधवगढ़ और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यानों में बाघों को फिर से लाया जाएगा। भौगोलिक स्थान और अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं। स्थान क्या है? तो शिवपुरी जिले में मध्य प्रदेश, ऊपरी विंध्य पहाड़ियों का हिस्सा। यह शंख सागर और माधव सागर 2 झीलें हैं। इसके अलावा यहाँ मणिखेड़ा बांध भी स्थित है। वन प्रकार क्या होगा? तो उत्तरी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती मिश्रित वन और साथ ही शुष्क कांटेदार वन। वनस्पति और जीव क्या क्या हैं? तो बाघ है, लकड़बग्घा, स्लॉथ बियर और मगरमच्छ, नीलगाय, चिंकारा तथा चौसिंगा, चीतल, सांभर प्रवासी पक्षी जिनमें गिज, पोचाड़, पीटन, टील, मलाड एवं गढ़वाल करधाई वृक्ष आदि शामिल हैं। अगला है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। एशियाई देशों के एक जोड़े को गुजरात के एशियाई शेरों के एक जोड़े को गुजरात के संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया। भौगोलिक स्थान और अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या क्या है? तो देख लेते हैं। स्थान क्या होगा? बोरीवली ईस्ट मुंबई। इस उद्यान को पहले बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। कन्हेरी गुफाओं की अवस्थिति के कारण इस स्थान का पुरातात्विक महत्व है। गुफाएं बौद्ध इतिहास के एक दुर्लभ अंश का प्रतिनिधित्व करते हैं। मुंबई के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 20% भाग बनता है। पार्क परिसर के अंदर मानव निर्मित 2 झीलें, तुलसी झील और विहार झील हैं। क्षेत्र की जनजातियाँ कौन कौन सी? तो वर्ली और महादेव कोली। नदी है दहिसर नदी। वन के प्रकार क्या होगा? तो यह दक्षिणी मिश्रित पर्वतीय वन पाए जाते हैं। पुरानी जात क्या है? तो तेंदुआ, बंदर, चीतेदार, हिरन, भारतीय खरगोश, जंगली बिल्ली आदि। वनस्पति जात में टेक्टोना, अल्बिजिया, टर्मिनालिया, होलार, हेना आदि पेड़ का प्रभुत्व है। अब उड़ीसा में देखते हैं क्या है? तो भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान।
भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में नवजात लवणीय जल के मगरमच्छों की संख्या इस वर्ष नेस्टिंग अवधि के दौरान 3700 के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। भौगोलिक स्तर और अन्य महत्वपूर्ण विशेषता क्या क्या है, तो स्थान क्या होगा, तो केंद्रपारा उड़ीसा। राष्ट्रीय उद्यान के दक्षिणी छोर पर गाहिर माथा तट है जो हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापक नेस्टिंग का अकेला स्थान है। यह भारत की सबसे बड़ी हेरोनरी है। नदी कौन कौन सी है, तो यह ब्रह्मणी, बैतरनी, घाघरा और पातासला नदी के ज्वारनदमुख क्षेत्र में स्थित है। वन प्रकार क्या है, तो यह सुंदरबन के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। वनस्पति जात और प्राणी जात में क्या है, तो लवणीय जल के मगरमच्छ, लकड़बग्घा, जंगली सुअर, ओपन विल्ड स्टॉक, ग्रे हेरॉन, वाइट आइबिस आदि। राजस्थान में देखते हैं तो डेजर्ट नेशनल पार्क वैश्विक पर्यावरण सुधार GEF के सहयोग से खाद्य एवं कृषि संगठन FAO डेजर्ट नेशनल पार्क में एक हरित कृषि परियोजना की फंडिंग कर रहा है। इससे डेजर्ट नेशनल पार्क में जैव विविधता के संरक्षण में मदद पहुंचेगी। भौगोलिक स्थान और अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या क्या है, तो स्थान में हो जाएगा राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में अवस्थित यह एकमात्र ऐसा स्थान है जहां राजस्थान के राजकीय पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, राजकीय पशु चिंकारा और राजकीय वृक्ष खेजड़ी तथा राष्ट्रीय पुष्प रोहिड़ा प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। खेजड़ी का पेड़ स्थानीय समुदायों, विशेष रूप से बिश्नोई समुदाय द्वारा पूजनीय और सुरक्षित है। भू आकृति क्या होगा, तो रेत के टीले, टेढ़ी मेढ़ी चट्टानों और निचले भाग में सॉल्ट लेक आदि। जलवायु क्या है, तो अत्यधिक शुष्क, बहुत कम वर्षा वाले शुष्क क्षेत्र। वन के प्रकार कांटेदार वन हो जाएंगे। प्राणी जगत में हो जाएगा ब्लैक बग, चिंकारा, वुल्फ इंडिया फॉक्स, डेजर्ट फॉक्स, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आदि। अगला रणथंभौर टाइगर रिजर्व। एक बाघ को रणथंभौर टाइगर रिजर्व RTR से सरिस्का टाइगर रिजर्व STR में स्थानांतरित किया गया। भौगोलिक स्थान और अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है, तो स्थान यह राजस्थान के पूर्ववर्ती भाग में करौली और सुवाई माधोपुर जिले में अरावली तथा विंध्य पर्वत श्रृंखला के संगम पर स्थित है। साथ ही यह एक राष्ट्रीय उद्यान भी है। उद्यान के अंदर स्थित रणथंभौर किला यह UNESCO विश्व धरोहर स्थल में है। झीलें कौन कौन सी है, तो पद्म तालाब, मलिक तालाब और राजबाग तालाब। नदियाँ क्या है, यह दो तरफ से नदियाँ चंबल नदी और बनास नदी से घिरा हुआ है। वन प्रकार क्या है, तो शुष्क पर्णपाती और खुले घास के मैदान। प्रमुख प्रजाति कौन कौन से, तो बाघ, तेंदुआ, धारीदार लकड़बग्घा, सांभर, हिरन, चीतल, नीलगाय आदि। अगला है सरिस्का टाइगर रिजर्व। एक बाघ को रणथंभौर टाइगर रिजर्व RTR से सरिस्का टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित किया गया। भौगोलिक स्थान और अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है, तो स्थान है राजस्थान के अलवर जिले में स्थित। यह अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। नीलकंठ मंदिर मौजूद है। इसके अलावा पांडुपुल हनुमान मंदिर व कंकड़वाड़ी किला भी यहाँ स्थित है। वन के प्रकार कौन से हो जाएंगे, तो पर्वत, घास के मैदान, शुष्क पर्णपाती वन। जीव और वनस्पति क्या हो जाएंगे, तो भारतीय तेंदुआ, जंगली बिल्ली, कैराकल, धारीदार लकड़बग्घा, गोल्डन जैकल आदि। और पक्षी प्रजाति कौन कौन से है, तो जैसे कि सैंड ग्राउंड्स, हार्बर बटेर, क्रेस्टेड सरपेट, ईगल आदि। अगला है ताल छापर काला हिरन अभयारण्य, ब्लैक बग। राजस्थान उच्च न्यायालय ने ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य के क्षेत्र को कम करने वाली किसी भी तरह की कार्रवाई पर पूर्ण निषेध का आदेश दिया है। न्यायालय ने यह आदेश अभयारण्य की रक्षा के उद्देश्य से दिया है। न्यायालय ने ताल छापर के आसपास के क्षेत्र को जल्द से जल्द पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र ESZ घोषित करने की औपचारिकताओं को पूर्ण करने का निर्देश दिया है। भौगोलिक स्थान और अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन कौन सी है, तो स्थान क्या हो जाएगा, यह अभयारण्य राजस्थान के थार के मरुस्थल और प्रसिद्ध शेखावटी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में स्थित है। ताल राजस्थानी शब्द है जिसका अर्थ होता है समतल भूमि। यह भारत का एकमात्र अभयारण्य है जहां बड़ी संख्या में काले हिरन पाए जाते हैं।
यह अभयारण्य की भूमि लगभग वृक्ष विहीन, लवणीय और समतल है। मोतिया या मोती एक विशेष प्रकार के घास यहाँ पाए जाते हैं। वन के प्रकार क्या हो जाएगा, तो घास का मैदान। जीव और वनस्पति में क्या हो जाएगा, तो रेगिस्तानी लोमड़ी, रेगिस्तानी बिल्ली और प्रवासी पक्षी जैसे हैरियर, ईस्टर्न इंपीरियल ईगल, शॉर्टो ईगल, लिटिल ग्रीन बी ईस्ट आदि। फिर आइए तमिलनाडु में देखते हैं, तो कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभयारण्य। तमिलनाडु सरकार ने इस अभयारण्य को राज्य के 17वें वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया है। इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अधिसूचित किया गया है। भौगोलिक स्थल और अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या क्या है, तो स्थान हो जाएगा कृष्णागिरी और धर्मपुरी जिले। यह तमिलनाडु के कावेरी उत्तर वन्यजीव अभयारण्य को कर्नाटक में स्थित कावेरी वन्यजीव अभयारण्य से जोड़ेगा। मलाई महादेश्वर वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक में बिलीगिरी रंगास्वामी मंदिर, BRT टाइगर रिजर्व और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व और ईरोड जिले के माध्यम से नीलगिरी बायोस्फीयर की निरंतरता बनाए रखता है। यह एक महत्वपूर्ण हाथी प्रवास और इसमें 2 गलियारे शामिल हैं। हाथी गलियारे कौन कौन सा, तो नंदी मंगलम उलीबंदा गलियारा और कोवैपल्लम अनेविद्धा गलियारा। नदी कौन सी है, तो कावेरी नदी है। जीव और वनस्पति क्या है, तो ग्रिजल्ड जायंट स्कैल, फोरहॉर्न एंटीपोल और लेसर फिश ईगल, लीथ स्टॉक शेल टर्टल, स्मूथ कॉटेज ओट्स, मार्स क्रोकोडाइल आदि। अगला है मदुरई टाइगर रिजर्व। हाल ही में पकड़ा गया और MTR में फिर से बसाया गया जंगली हाथी PM2 पंडालूर मखना अपने नए प्रवास के प्रति अनुकूल हो रहा है। MTR में तोप्पा-कड्डू हाथी शिविर एशिया का सबसे पुराना हाथी शिविर है। इसे भारत की आज़ादी से पहले स्थापित किया गया था। भौगोलिक स्थल और अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है, तो स्थान तमिलनाडु के नीलगिरी जिला में स्थित है। यह कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के त्रिसंगम पर स्थित है। यह पश्चिम में वायनाड वन्यजीव अभयारण्य केरल तथा उत्तर में बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक के साथ अपनी सीमा साझा करता है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा। यह भारत के उन 14 बाघ अभयारण्यों में से एक है जिसे ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड CATS की मान्यता प्राप्त है। नदी कौन सी है, तो म्यार। वन के प्रकार क्या हो जाएगा, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, नम पर्णपाती वन, नम सागौर वन, शुष्क सागौर वन, द्वितीय घास के मैदान और दलदल। जीव और वनस्पति क्या हो जाएंगे, तो हाथी, गौर, बाघ, पैंथर, स्पॉट डियर, वर्किंग डियर, वाइल्ड बोअर, शाही आदि। पक्षी हो जाएंगे मिनीवेट्स, हॉर्नबिल, फेरी, ब्लू बर्ड आदि। CATS अप्रूव्ड है, कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड। अगला उत्तराखंड में है शिवालिक हाथी अभयारण्य। तो इसमें देखते हैं, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने देहरादून हवाई अड्डे के विस्तार के लिए एक शिवालिक हाथी अभयारण्य को गैर अधिसूचित करने का निर्णय लिया था। अब राज्य सरकार ने इस निर्णय को निरस्त करने की घोषणा की। भौगोलिक स्थान और अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है, तो इस अभयारण्य का अधिकांश भाग निम्नलिखित संरक्षित क्षेत्रों के अधीन आता है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, नंदौर वन्यजीव अभयारण्य और सोना नदी वन्यजीव अभयारण्य। यह उत्तराखंड के लगभग सभी जंगली हाथियों का पर्यावास है। यह अभयारण्य प्रमुख वन भूखंडों और गलियारों की रक्षा करता है। ये गलियारे हाथियों को पश्चिम में यमुना नदी के समीप स्थित उनके परिवासों से पूर्व में शारदा नदी तक जाने में मदद करते हैं। यह भारत के माइक साइट हैं। तो माइक हो जाएगा मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स, MIKE। अगला है त्रिपुरा। तो त्रिपुरा में देखते हैं सिपाही जला वन्यजीव अभयारण्य। सिपाही जला चिड़ियाघर में 12 साल बाद तेंदुए के 2 बच्चे शामिल हुए हैं। भौगोलिक स्थान और अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है, तो स्थान हो जाएगा विशाल घाट त्रिपुरा, एक कृत्रिम झील और प्राकृतिक वनस्पति तथा प्राणी उद्यान के साथ एक वुडलैंड, एक प्रकार का चिड़ियाघर प्लस गार्डन और अभयारण्य।
जीव और वनस्पति क्या है? तो क्लाइडेड तेंदुआ, स्पेक्ट्रड लंगूर, कैप्ड लंगूर, पिग टेल्ड मकाक, स्लो लोरिस, वर्किंग डियर, जंगली सूअर और फ्लोरा जैसे आर्टोकप्स, चपलासा, अलिबीजिया, रोसेया आदि सुर्खियों में रही प्रजातियां। कौन कौन सी स्पेसीज सुर्खियों में रही तो देखते हैं। स्थलीय प्रजाति में टेरेस्ट्रियल स्पेसीज से पहला हो जाएगा एशियाई शेर। तो संसद को सूचित किया गया है कि प्रोजेक्ट लायन दस्तावेज Lion@47 विजन फॉर अमृतकाल तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य शेरों के परिवासों को सुरक्षित और पुनर्बहाल करना। प्रोजेक्ट लायन के बारे में क्या है? तो इसके अंतर्गत गुजरात के एशियाई शेरों को परिदृश्य पारिस्थितिकी आधारित संरक्षण की परिकल्पना की गई है। ऐसे संरक्षण और पारिस्थितिकी विकास को एकीकृत करके किया जाएगा। इसमें गुजरात में गिर राष्ट्रीय पार्क में लागू किया गया है। एशियाई शेर केवल यहीं पर पाए जाते हैं। तो संरक्षण की स्थिति क्या है? तो IUCN में इंडेंजर्ड है, सिटीज़ में परिशिष्ट 1 में है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम या अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में है। और क्या प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम के तहत शामिल 22 प्रजातियों की सूची में शामिल है? तो हाँ, यह शामिल है। इसकी विशेषता क्या क्या है? तो यह बाघों के बाद दुनिया की दूसरी बड़ी बिल्ली बिग कैट्स प्रजाति है। यह समूह में रहने वाली सामाजिक प्रकृति की बिल्ली प्रजाति है। इन्हें समूह में प्राइड कहा जाता है। यह नए शेरों के सिर या गले के चारों ओर लंबे बाल होते हैं जो मादा में नहीं होते। एशियाई शेर और अफ्रीकी शेर एक ही प्रजाति के उप प्रजाति है। एशियाई और अफ्रीकी शेरों के बीच में अंतर, तो अंतर क्या है यहाँ पर? मानदंड अफ्रीका शेर और एशियाई शेर है। आकार में बड़ा होगा और यह छोटा होगा। अफ्रीकी शेर बड़ा होगा और एशियाई शेर छोटा होगा। आयाल में क्या होगा? तो अपेक्षाकृत घना हल्का आयाल होगा अफ्रीकी का, और अपेक्षाकृत छोटा गहरा और बिखरा हुआ आयाल होगा एशियाई का। स्किन फोल्ड क्या होगा? तो अनुपस्थित होगा अफ्रीकन में, और अनुदैर्ध्य स्किन फोल्ड होगा एशियाई में। झुंड का आकार क्या होगा? बड़ा अफ्रीकन का होगा और एशियन का छोटा होगा। खतरे, बीमारी के प्रति सुभेद्यता, आनुवांशिक अंतर प्रजनन, जेनेटिक इनब्रीडिंग, आपदा, संभावित अवैध शिकार और मानव जनित कारणों से दुर्घटनावश शेरों की मौत हो जाना। प्रवास क्या होगा? तो इनकी संख्या गुजरात में केवल 5 संरक्षित क्षेत्र तक सीमित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर अभयारण्य, पनिया अभयारण्य, मिटियाला अभयारण्य और गिरनार अभयारण्य। संरक्षण उपाय क्या है? तो एशियाई शेर संरक्षण परियोजना यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। वन्यजीव पर्यावास का विकास CSSDWH द्वारा वित्त पोषित है। अगला है हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड। हिम तेंदुआ के संरक्षण से जुड़े चारुदत्त मिश्रा ने व्हिटली गोल्ड अवार्ड जीता है। यह पुरस्कार उन्हें हिम तेंदुआ के संरक्षण में स्थानीय समुदायों को शामिल करने के प्रयास के लिए दिया गया है। संरक्षण की स्थिति देखते हैं तो IUCN स्टेटस में वल्नरेबल है, UV है, सिटीज़ में परिशिष्ट 1 है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम यह अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में है। क्या प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम के तहत शामिल 22 प्रजातियों की सूची में शामिल है? तो हाँ, यह शामिल है। विशेषताएं देख लेते क्या है? तो इसे प्रायः घोस्ट ऑफ माउंटेन के रूप में भी जाना जाता है। प्रत्येक हिम तेंदुए पर काले धब्बे का एक विशिष्ट पैटर्न होता है जिसे रोसेट कहा जाता है। यह भारत में हिमालय की ऊंचाई वाले क्षेत्रों की एक प्रमुख प्रजाति है। खतरे क्या है? तो प्राकृतिक शिकार, प्रजातियों की हानि, मानव पशु संघर्ष और इसके फर और हड्डियों की अवैध व्यापार। अन्य बड़ी बिल्लियों की विपरीत हिम तेंदुए दहाड़ नहीं सकते हैं। प्रवास या प्राकृतिक आवास, इसमें देखते हैं तो हिम तेंदुए की रेंज वाला 12 देश कौन कौन सा है? तो अफगानिस्तान, भूटान, चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान है। इसके अलावा ये मध्य और दक्षिणी एशिया के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। दुनिया में हिम तेंदुए की सर्वाधिक आबादी चीन में है। यह भारत में पश्चिमी हिमालय के एक बड़े हिस्से में पाए जाते हैं। इसमें पूर्वी हिमालय में जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में शामिल हैं। संरक्षण के उपाय क्या क्या हैं? तो इसे हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के राजकीय पशु
घोषित किया गया है। तो याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख का राजकीय पशु है। भारत ने ग्लोबल स्नो लिपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम GSLEP में भागीदारी की पुष्टि की है। भारत ने हिम तेंदुओं की संख्या का आकलन SPAI किया है। इनके संरक्षण के लिए केंद्र समर्थित कार्यक्रम प्रोजेक्ट स्नो लिपर्ड 2009 शुरू किया गया था। वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF के समर्थन से भारत सरकार और UNDP द्वारा सिक्योर हिमालय परियोजना 2017 शुरू की गई। अगला है नीलगिरी तहर। तमिलनाडु प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर को लागू करने के लिए तैयार है। इसका उद्देश्य 2022 से 2027 की अवधि के लिए इनकी आबादी के बेहतर समझ विकसित करना है। संरक्षण की स्थिति क्या है? तो IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 1 में है। और क्या प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम के तहत शामिल 22 प्रजातियों की सूची में शामिल है? तो हाँ, यह शामिल है। विशेषताएं क्या क्या है? तो भारत में पाई जाने वाली इसकी 12 प्रजाति में से दक्षिण भारत की एकमात्र ऐसी पहाड़ी प्रजाति है जिसे खुर होवर पाए जाते हैं। ये स्थानीय रूप से बेरियाडू के नाम से जाने जाते हैं। ये दैनिक रूप से चराई करते हैं, लेकिन सर्वाधिक चराई सुबह और दोपहर के समय करते हैं। केवल कम तापमान और नम उष्णकटिबंधीय वातावरण तरह के अनुकूल होते हैं। ये तमिलनाडु के राजकीय पशु हैं। खतरे क्या होगा? तो बड़े पैमाने पर वनों की कटाई के कारण निवास स्थान के नुकसान, चारे के लिए घरेलू पशुधन के साथ प्रतिस्पर्धा, जल विद्युत परियोजनाओं और मोनोकल्चर, वृक्षारोपण, मांस एवं त्वचा के लिए कभी भी इसका शिकार किया जाता है। पर्यावास क्या होगा? तो यह पश्चिमी घाट में स्थानिक प्रजाति है। वर्तमान में इसका वितरण क्षेत्र के उत्तर और नीलगिरी और दक्षिण में कन्याकुमारी पहाड़ियों के बीच है। केरल के अन्नामलाई पहाड़ियों में एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान नीलगिरी तरह की सर्वाधिक आबादी का अधिवास स्थल है। किस्टोन प्रजाति के संरक्षण के लिए बनाए गए मुकुथरी राष्ट्रीय उद्यान में भी ये पाए जाते हैं। अगला है रेड पांडा। पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क पश्चिम बंगाल में आगामी लगभग 5 वर्षों में 20 लाल पांडा को जंगलों में छोड़ने का कार्यक्रम शुरू किया। संरक्षण स्थिति क्या है? तो IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड है। सिटीज़ में क्या है? तो प्रशिष्टि 1 में है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में है। क्या प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम के तहत शामिल 22 प्रजातियों की सूची में शामिल है? तो हाँ, यह शामिल है। विशेषता क्या है? तो ये शर्मीले, एकांत प्रिय और वृक्षवासी, वृक्षों पर जीवन व्यतीत करने वाले जंतु हैं। ये पारिस्थितिकी पर्यावरण के लिए एक संकेतक प्रजाति है। ये मुख्य रूप से बांस से भोजन प्राप्त करते हैं। इनमें खाने और वृक्षों पर चढ़ने के लिए एक अतिरिक्त अंगूठा होता है। शारीरिक संतुलन के लिए तथा सर्दियों में स्वयं को ढकने के लिए अपनी लंबी घनी पूंछ का उपयोग करते हैं। खतरे क्या होगा? तो पर्यावास की हानि और क्षरण, मानव हस्तक्षेप और अवैध शिकार। पर्यावास क्या है? तो लाल पांडा के लगभग 50% अधिवास स्थल पूर्वी हिमालय में है। भारत में यह सिक्किम, राजकीय पशु अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मेघालय में पाए जाते हैं। भारत इसकी दोनों उप प्रजातियों का आवास स्थल है। ये 2 उप प्रजाति कौन सा है? तो हिमालयी लाल पांडा और चीनी लाल पांडा। अगला है एक सींग वाला विशाल गैंडा, ग्रेट वन हॉर्न्ड राइनो। आसाम के मानस राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाला विशाल गैंडे को पुनः बसाया गया है। यह उनकी उच्च जीवन प्रत्याशा का संकेत देता है। मानस राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी असम में स्थित एक बाघ अभयारण्य है। साथ ही यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। संरक्षण की स्थिति क्या हो जाएगा? तो IUCN में भी यूवी है। सिटीज़ में परिशिष्ट 1 में आता है। और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में है। और क्या यह प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम के तहत शामिल 22 प्रजातियों की सूची में शामिल है? तो हाँ, यह शामिल है। विशेषताएं क्या हो जाएगी? तो यह एशिया की सबसे बड़ी राइनो प्रजाति और चौथा सबसे बड़ा स्थलीय जानवर है। यह एक उत्कृष्ट तैराक है और थोड़े समय के लिए 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ सकता है। यह
एकांत प्रिय जानवर है। हालांकि अन्य जानवर भी इसके साथ घास भूमि या जल स्रोत को साझा करते हैं। इसमें सुनने और सूंघने की अविश्वसनीय क्षमता होती है, लेकिन देखने की क्षमता अपेक्षाकृत कम होती है। इसका गर्भकाल लगभग 16 माह का होता है। खतरे क्या हो जाएगा? तो सिंह के लिए शिकार किया जाना पारंपरिक एशियाई दवाओं में एक घटक। उनके मुख्य अधिवास स्थल का विनाश। यहाँ पे देखते हैं गैंडे के सिंग कैरेटिन नामक प्रोटीन से बना होता है, जिससे हमारे बाल और नाखून बने होते हैं। प्राकृतिक आवास इसका क्या है? तो जलोढ़, तराई, दुआर, सवाना, घास भूमि और नदी तटों के समीप के जंगल आमतौर पर नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और भारत में पाए जाते हैं। भारत में इसकी 85% से अधिक आबादी निवास करती है। यह मुख्य रूप से 7 संरक्षित क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यह क्षेत्र कौन कौन से? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, पोवितोला वन्यजीव अभयारण्य, ओरांग राष्ट्रीय उद्यान, असम में मानस राष्ट्रीय उद्यान, जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान और पश्चिमी बंगाल में गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान और उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। इन गैंडों की वैश्विक आबादी का 71% 2018 की गणना के अनुसार 2652 असम में पाए जाते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में ये सर्वाधिक संख्या में है। संरक्षण के उपाय क्या होगा? तो इंडियन राइनो बियर 2020 गैंडे की विचरण सीमाओं का विस्तार करने के लिए विशेष गैंडा संरक्षण बल, राष्ट्रीय गैंडा संरक्षण रणनीति 2019 आदि। अगला है संगाई मणिपुरी शाखादार सींग वाला हिरन। संगाई मणिपुर ब्रो एंटल डियर। प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश के जरिए मणिपुर संगाई महोत्सव को संबोधित किया। संगाई महोत्सव के नाम संगाई के नाम पर रखा गया है, जो केवल मणिपुर में पाए जाने वाले शाखादार सींग युक्त हिरन है। संरक्षण स्थिति क्या है? तो IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड है। सिटीज़ में परिशिष्टि 1 में है और वन्य संरक्षण अधिनियम के अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में है। क्या प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम के तहत शामिल 22 प्रजातियों की सूची में शामिल है? तो हाँ, यह शामिल है। विशेषता देख लेते हैं क्या क्या है। तो यह विशिष्ट और विचलित सींगों वाला एक मध्य आकार का हिरन है। इसे डांसिंग डियर भी कहा जाता है, क्योंकि यह तैरते हुए पत्तियों और मृदा से युक्त बायोमास फुमड़ी पर संतुलन बनाने के लिए उछलता कूदता रहता है। खतरे क्या हो जाएगा? तो प्रदूषण, निरंतर जलवापलन और बाढ़, गैर देशज पौधे जैसे पैरागास आदि के आक्रमण के परिणामस्वरूप फुमड़ी के अधिवासों का लगातार क्षरण, अन्य पशुधनों से बीमारियों का खतरा, अंतः प्रजनन और अवैध शिकार। प्राकृतिक आवास क्या हो जाएगा? तो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर के अंदर लोकतल झील इसका आवास स्थल है। यहाँ तैरते बायोमास को ही फुमड़ी कहा जाता है। संरक्षण के उपाय क्या हो जाएगा? तो यह मणिपुर की राज्य के पशु है। लोकतल झील को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में नामित किया गया है। अगला हो जाएगा फिशिंग कैट। द फिशिंग कैट प्रोजेक्ट के सहयोग से चिलिका डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा किए गए एक हालिया अध्ययन के अनुसार एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिलिका लगभग 176 फिशिंग कैट का अधिवास है। यह संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क के बाहर पहली बार इसकी गणना की गई है। संरक्षण स्थिति क्या है? तो IUCN के UV में आता है, सिटीज़ के परिशिष्टि 2 में आता है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में आता है। विशेषताएं क्या है इसका? तो यह एक निशाचर जीव और एक कुशल तैराक है। यह घरेलू बिल्ली से दोगुने आकार का होता है। उल्लेखनीय विशेषता क्या है? तो उसके फर की स्तरित संरचना पानी में जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण अनुकूल प्रदान करता है। खतरे क्या है? तो आर्द्रभूमि का विनाश, मत्स्य के असाधारणीय तरीकों के कारण इनका मुख्य शिकार, मछली की संख्या में कमी, त्वचा के लिए इनका अवैध शिकार। प्राकृतिक आवास क्या है? तो यह मुख्य रूप से आर्द्रभूमि के और मैंग्रोव आवासों में पाए जाते हैं। भारत में मुख्य रूप से सुंदरबन के मैंग्रोव जंगलों, गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी घाटियों में लगी हिमालय की तराई और तलहटी पर और पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। संरक्षण का उपाय क्या है?
तो यह पश्चिमी बंगाल का राज्य पशु है और 2020 में चिल्का के एम्बेसडर के रूप में भी नामित है। अगला है सिलेंडर लॉरिस। सिलेंडर लॉरिस के लिए भारत का पहला अभयारण्य तमिलनाडु में हाल ही में अधिसूचित किया गया था। इसका नाम कदावूर सिलेंडर लॉरिस अभयारण्य है। इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत घोषित किया गया था। संरक्षण की स्थिति क्या है? तो IUCN स्थिति ग्रे लेस्टर लॉरिस नियर थ्रेंटन के रूप में वर्गीकृत है और लाल सिलेंडर लॉरिस एंडेंजर्ड के रूप में वर्गीकृत है। सिटीज़ में परिशिष्टि 2 में है और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम अधिसूची 1 और अधिसूची 4 में स्थित है। विशेषताएं क्या है? तो यह वृक्षों पर रहने वाले जीव हैं, अर्थात अपना अधिकांश जीवन पेड़ों पर व्यतीत करते हैं। ये ऐसे प्रोजेक्ट प्राइमेट्स हैं जो कूद नहीं सकते। खतरे क्या है? तो इस जानवर में जादुई और औषधि शक्ति होने की गलत धारणा के कारण इन्हें शिकारियों से खतरा है। साथ ही इन्हें उनके अधिवास भी नष्ट किए जा रहे हैं। प्राकृतिक आवास क्या है? तो यह आमतौर पर उष्णकटिबंधीय झाड़ियों और पर्णपाती वनों तथा दक्षिणी भारत और श्रीलंका के खेतों की सीमा से सटी सघन झाड़ियों में पाए जाते हैं। ग्रे सिलेंडर लॉरिस केवल दक्षिणी भारत और श्रीलंका के कुछ भागों में पाए जाते हैं। अगला है इंडियन पेंगोलिन। लाल सिलेंडर लॉरिस यह केवल श्रीलंका में पाए जाते हैं, लाल वाला। अगला है इंडियन पेंगोलिन। तो सिटीज COP19 ने फार्माकोपिया से पेंगोलिन के संदर्भों को हटाने के लिए पक्षकारों से आग्रह किया है। फार्माकोपिया अनुमोदित दवा माइको का एक आधिकारिक संग्रह है। संरक्षण की स्थिति क्या है? तो IUCN का इंडेंजर्ड स्पीसीज में है, सिटीज के परिशिष्टि 1 में है और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में है। इसकी विशेषताएं देख लेते क्या क्या है। तो यह एंट ईटर चींटी के भक्षण करने वाले हैं और पीठ पर शल्कों से आच्छादित होते हैं। खतरे की स्थिति में यह गेंद की तरह स्वयं को रोल कर सकते हैं और अपनी सुरक्षा के लिए केवल कठोर शल्कों को उभार सकते हैं। इनमें दांत नहीं होते और अपनी चिपचिपी जीभ से भोजन ग्रहण करते हैं। यह एकमात्र ऐसी स्तनपायी जीव है जो पूरी तरह से शल्कों से ढके होते हैं। व्यवहार में क्या होगा? तो एकांत प्रिय, मुख्य रूप से निशाचर जीव। गर्भकाल क्या होगा? तो 65 से 70 दिन, जो पेंगोलिन की अन्य प्रजातियों की तुलना में बहुत कम है। खतरे क्या होगा? तो मांस और शुल्कों के लिए तथा पूर्ण और दक्षिणी पूर्व एशिया देशों में स्थानीय उपभोग जैसे प्रोटीन स्रोत के रूप में और पारंपरिक चिकित्सा में हेतु इसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अवैध शिकार किया जाता है। प्राकृतिक आवास क्या होगा? तो दुनिया में पेंगोलिन की 8 प्रजातियां हैं, जिसमें से 2 भारत में पाई जाती है। इंडियन पेंगोलिन एंडेंजर्ड और चीनी पेंगोलिन क्रिटिकली एंडेंजर्ड। इंडियन पेंगोलिन शुष्क क्षेत्र, उच्च हिमालय और पूर्वोत्तर के छोड़कर भारत में व्यापक रूप से पाए जाते हैं। अगला है जयपुर ग्राउंड गेको। जयपुर ग्राउंड गेको को साइट्स की परिशिष्टि 2 में शामिल किया गया है। IUCN स्टेटस क्या है? तो इंडेंजर्ड है और साइट्स में परिशिष्टि 2 वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 में शामिल किया गया है। विशेषता क्या है इसकी? तो यह निशाचर जीव है। यह शाम के समय अंधेरे के बाद बाहर निकलता है और भोजन के लिए जमीन पर विचरण करता है। खतरे क्या होगा? तो पर्यावरण का नुकसान होने तथा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अवैध शिकार किया जाता है। प्राकृतिक आवास क्या होगा? तो यह प्रायद्वीपीय भारत का स्थानीय प्रजाति है। यह पूर्वी घाट और दक्षिणी उड़ीसा के और उत्तरी आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। अब अगला है पक्षी प्रजातियां, एवियन स्पीसीज। तो एवियन स्पीसीज को हम अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आपसे अनुरोध है कि आप लोग इस वीडियो को कम से कम 2-3 बार ज़रूर देखें ताकि आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो सके, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक बटन को दबाइए। और अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें ताकि हम और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बना सकें और आपका सपोर्ट हमें मिलता रहे। और आपके सपोर्ट से हमें और मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम और अच्छे वीडियो आपके लिए बनाते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखते रहिए और रिवीजन करते रहिए।